Good morning, students. Greetings of the day. I am Preeti Maurya. Today we are going to read a poem called The Road Not Taken, written by Robert Frost. Before we read the poem, I would like to tell you something about the poem and how this poem is related to our life. We all face difficulties in our life, especially when we have to make a choice. You all are in class 9 and the time is near when you have to make a choice regarding your career. वो टाइम दूर नहीं जब आपको साइंस कॉमर्स आर्ट्स में से कोई एक चीज़ डिटर्मिन करनी होगी कि आपको अपने फ्यूचर के लिए क्या चूज़ करना है. क्या आप वही मेन स्ट्रीम चूज़ करोगे या एक ऐसा रास्ता चुनोगे जिस पे ज़्यादा लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया. दिस इज़ वॉट द पोएम इज़ अबाउट. लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट वॉट the poet wants to tell us. This is the poem, The Road Not Taken, written by Robert Frost. He is one of the very well-known poets of England, and this is the poem we are going to read. Let's begin. In stanza 1, the poet says, "Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both, and be one traveler. Long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth." See, in this stanza, let's take one line at a time. Two roads diverged in a yellow wood. Two roads, this road and this road. Okay, this road diverged in a yellow wood. यहाँ पर ये रोड जो है वो डिवाइड हो रही है. वो यहाँ से एक डिवर्जन दिखा रहा है पोइट हमें. और येलो वुड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. येलो कलर का यहाँ पर मतलब है ऑटम सीजन. ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट किया गया है येलो बोलकर. द पोइट स्टार्ट्स द पोएम बाय सेइंग दैट ही स्टैंडिंग एट अ पॉइंट, ही स्टैंडिंग एट अ डाइवर्जन वेयर दीज टू रोड्स आर starting from here and here. Here the word yellow symbolizes autumn season. मैंने अभी आपको बताया. Further he says that he feels sorry as he is unable to travel both the roads. उसके बाद वो बोलता है कि I am sorry I could not travel both. वो दोनों roads को एक साथ में travel नहीं कर सकता. हमें भी पता है this is impossible to travel both two roads at a time. In the next line उसने बोला एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. वो एक ट्रैवलर होने के बाद वो काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़ा है टू डिसाइड द परफेक्ट रोड फॉर हिम. वो कोशिश कर रहा है ये जानने की कि कौन सी रोड उसके लिए परफेक्ट होगी. नेक्स्ट लाइन, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड. वो जहाँ पर खड़ा है वहाँ पर खड़ा होकर उसने देखा कि वो कितनी दूर तक देख सकता है. वहाँ तक उसने देखा. इसका मतलब ये है कि आप एक जगह पर खड़े हो, आपने साइंस एंड कॉमर्स में से एक चूज़ करना है. आप देखोगे कि साइंस में कौन सी स्ट्रीम्स हैं, आगे जाकर आप क्या क्या चीज़ें लोगे, आपके इतने परसेंट आएंगे, आप कौन से कॉलेज में जाओगे, आपने एंट्रेंस की तैयारी करनी है या कॉमर्स में आप की तैयारी करोगे. ठीक है, तो वहाँ पर खड़े होकर वो सोच रहा है कि मैं आगे क्या करूँगा और उसके हिसाब से वो एक रोड चूज़ करेगा. नेक्स्ट लाइन, टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ. जहाँ पर वो वहाँ तक देख पा रहा है जहाँ तक वो रोड बेंड नहीं होती. सपोज करो ये रोड है, यहाँ जा रही है, इसके बाद ये यहाँ से बेंड हो गई. बेंड होने के बाद ये एक सर्टेन पॉइंट आएगा जिसके बाद वो पोइट उसको देख नहीं सकता उस रोड को कि वो रोड कहाँ जा रही है. अंडरग्रोथ हियर मीन्स अ डेंस ग्रोथ. एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, एक श्रब या श्रबी एरिया जो होता है उसको बोलते हैं. वहाँ तक ही वो देख सकता है, उसके आगे वो पोइट देख नहीं सकता. ठीक है, सो दिस इज द स्टैंजा 1. वी आर गोइंग टू डू द लिटरेरी डिवाइसेस नाउ. आपको पता होगा लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं. लेट्स हैव अ लुक. डिवाइसेस में यहाँ पर राइमिंग स्कीम है. आई एम सॉरी, देयर इज़ अ मिस्टेक. यहाँ पर राइमिंग स्कीम है. राइमिंग स्कीम यहाँ पर ए बी फॉलो हो रही है. मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे. ये देखिए, यहाँ पर वुड, स्टूड एंड कुड, ये सब राइम हो रहे हैं. मैंने इनको ए नाम दे दिया. बोथ एंड ग्रोथ, ये सेम साउंड वाले हैं, इसलिए मैंने इनको बी नाम दे दिया. तो इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी. नाउ सिंबलिज्म. मैंने सिंबलिज्म में आप देख सकते हो सिंबलिज्म यहाँ पर येलो है. येलो से हमने ऑटम को जोड़ा है. ऑटम सीजन को ये रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट इज क्विंटेन. आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि क्वार्ट्रेन क्या होता है. क्वार्ट्रेन इज 4 लाइन स्टैंजा और क्विंटेन इज 5 लाइन स्टैंजा. हमने देखा अभी यहाँ पर हर एक स्टैंजा में 5 लाइन्स हैं, इसीलिए ये क्विंटेन पोएम है. राइट. नेक्स्ट इज एंजैममेंट. एंजैममेंट भी आप सबने पढ़ा हुआ है. एंजैममेंट का मतलब होता है जब हम
एक लाइन को पोएम में, जब हम एक लाइन को दूसरी लाइन में फॉरवर्ड करते हैं लिखना विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तब हम उसे कहते हैं एंजैममेंट. कोई भी पंक्चुएशन मार्क यहाँ पर नहीं है, उसको हम बोलेंगे एंजैममेंट. तो यहाँ पर एंजैममेंट का यूज भी पोएट ने किया है. लेट्स मूव ऑन टू स्टैंजा नंबर 2. Then took the other, as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. पोएट वहीं पर खड़ा है और ये जो रोड गई है, ये डाइवर्जन गया है, यहीं पर वो पोएट खड़ा है. फाइनली ही डिसाइड्स दैट बोथ द रोड्स वर इक्वली गुड. उसने डिसाइड किया कि दोनों जो रोड्स हैं वो सेम लग रही हैं. ही सेज जस्ट एज फेयर बिकॉज ही फेल्ट दैट बोथ पाथ्स वर इक्वली गुड. उसने इसलिए बोला जस्ट एज फेयर, मतलब दोनों रोड्स को कंपेयर किया और दोनों सेम ही लग रही हैं उसे. एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन वन ऑफ देम, और उसने एक पर वॉक करना शुरू कर दिया. ठीक है, एक पर वॉक करना शुरू कर दिया. सेकेंड एंड थर्ड लाइन देखिए, एंड हैव परहैप्स द बेटर क्लेम. He chooses a one with grass on it. इसने एक ऐसी रोड चूज़ की जिस पे ग्रास थी, which means it is unused. जिसका मतलब ये है किसी भी रोड के ऊपर अगर ग्रास है, बिल्कुल फ्रेश ग्रास है, हमें पता है वो ऐसी जगह है जहाँ पर अभी तक हमने अपने पैर नहीं रखे, क्योंकि अगर हम पैर रखते हैं तो वो जो ग्रास होती है वो कुचल जाती है और वो अच्छी ग्रास नहीं बचती वहाँ पर. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. उसने वो रोड चूज़ की जो ग्रासी थी एंड वॉन्टेड वेयर. वॉन्टेड वेयर बहुत इंपॉर्टेंट है. वॉन्टेड वेयर का मतलब है ऐसी रोड जो चाहती थी कि हम उसके ऊपर ट्रैवल करें. ठीक है, नेक्स्ट लाइन. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर ही रियलाइज नाउ दैट बोथ पाथ्स सीम्स इक्वली गुड. उसको लग रहा है कि दोनों जो पाथ हैं वो इक्वली गुड हैं. हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और दोनों का सेम यूज़ किया गया है. उसने ये बात क्यों बोली? अगर आप सोचो, इवन इन आवर लाइफ वी टेक एनी पाथ. अगर हम कोई भी पाथ चूज़ करते हैं और कोई भी ऑप्शन चूज़ करते हैं, ऑल ऑफ देम हैव सम बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस विच वी मस्ट फेस. यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं, कुछ बुरी चीज़ें आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं. हमें हर दोनों जगह हमें सारी चीज़ें मिलेंगी. हमें चूज़ करना है कि हम किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए रेडी हैं. राइट, नाउ मूव ऑन टू द लिटरेरी डिवाइसेस. हम लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं. इसमें राइमिंग स्कीम विल रिमेन द सेम. एंजैममेंट यहाँ पर भी यूज़ की है पोइट ने. एलिट्रेशन, आपको पता है एलिट्रेशन का मतलब ये होता है जब भी कोई पोइट किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड का यूज़ 2 बार करता है, 2 से ज़्यादा बार करता है, उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं. जैसे यहाँ पर वॉन्टेड वेयर, वह साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है. ठीक है, वह साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए ये एलिट्रेशन है. इस स्टैंजा में देयर आर मोर यूज ऑफ एलिट्रेशन. आई वॉन्ट यू टू फाइंड दिस ऑन योर ओन. ओके, let's move on to stanza number 3. I hope you are able to understand this. Next is, and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Look at the first line very carefully. मॉर्निंग का मतलब यहाँ पर सुबह से नहीं है. मॉर्निंग का मतलब यहाँ पर बिगिनिंग से, हमारे दिन की शुरुआत मॉर्निंग से होती है. यहाँ पर उसने ये बोला है कि बोथ जो पाथ्स हैं उनकी जो स्टार्टिंग है ना वो हमें सेम दिखेगी. तभी तो प्रॉब्लम है चूज़ करने में, तभी तो हम चूज़ नहीं कर पा रहे. अगर एक बेटर और एक कम लेस गुड हो तो हम उसको हम चूज़ करेंगे, हम ऑब्वियसली बेटर वन की तरफ जाएंगे. बट यहाँ पर दोनों की स्टार्टिंग सेम है. In leaves no step had trodden black. यहाँ पर देखिए, जिस रास्ते पर चला ना गया हो उसे बोलते हैं हम trodden black. No step had trodden black. ऐसी लीव्स जिनको कुचला ना गया हो. ठीक है, जिनको कुचला नहीं गया वो तभी होगा जब उस रास्ते पे हम नहीं चले. अगर हम चलते हैं उस रास्ते पे तो उसकी लीव्स जो हैं वो कुचल जाएंगी, ट्रॉड हो जाएंगी. इसीलिए वो ऐसा रास्ता है जिस पर चला नहीं गया है. ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. यहाँ पर उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि उन्होंने कौन सा रास्ता चूज़ करना है और वो उस पर निकल चुके हैं. उन्होंने बोला जो फर्स्ट रोड है, ये वाली जो रोड थी, उन्होंने बोला कि फर्स्ट रोड को मैं बाद में ट्रैवल कर लूँगा, अभी मैं इस पर चलता हूँ. ठीक है, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. उनको पता है
वो जानते हैं बहुत अच्छे से कि एक जो रोड है, एक वे है, वो दूसरी रोड की तरफ जाती है. सपोज ये एक रोड है, वो दूसरी रोड की तरफ जाती है, दूसरी वाली तीसरी रोड की तरफ जाती है, और ये जो रोड्स हैं वो बढ़ती जाएंगी. एक बार अगर वो इस रोड पर निकल गए तो फिर वो वापस नहीं आ सकते. और अगर वो एक बार वापस नहीं आ सकते, आई डाउटेड, उन्होंने कहा आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक. उन्हें पता है, उन्होंने रख तो लिया कि मैं बाद में ट्रैवल करूँगा, बट उन्हें पता है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि उस रास्ते से वापस आना बहुत मुश्किल है. आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट दी लिटरेरी डिवाइसेज यार, क्योंकि यहाँ पर कोई नया लिटरेरी डिवाइस ऐड नहीं हुआ है, सारे पुराने वाले ही हैं. तो आप कोशिश करो, और अगर आपको नहीं समझ आता तो यू कैन आस्क. नेक्स्ट इज स्टैंजा 4. स्टैंजा 4 ये लास्ट स्टैंजा है हमारी पोएम का. इसमें भी 5 लाइन्स हैं और सेम लिटरेरी डिवाइसेस अभी तक जितने यूज़ हुए हैं वो यहाँ भी यूज़ हो रहे हैं एक्सेप्ट एलिट्रेशन. ओके, लेट्स बिगिन. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and this had made all the difference. उसने बोला I shall be telling this with a sigh. Shall be मतलब ये अब यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा मैं एक साय देखो, साय बहुत टाइप का होता है. एक साई ऑफ रिलीफ होता है कि बहुत ही इज़ रिलीव्ड कि उसने अच्छा रोड चूज़ किया. साई ऑफ सॉरो भी हो सकता है कि वो बहुत दुखी है कि उसने वो वाला रोड चूज़ किया. ये उन्होंने हमें नहीं बताया कि किस टाइप का ये साई है, किस ये अच्छा है या बुरा है. समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस. हेंस का यहाँ पर मतलब है इन फ्यूचर. यहाँ पर हेंस का मतलब है इन फ्यूचर. वो बोल रहे हैं कि मैं आगे चलकर किसी को इसके बारे में बताऊँगा विद अ साई. वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. दैट टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड. एक टाइम की बात थी जब मैं एक ऐसी सिचुएशन पे खड़ा था जब मुझे इसमें और उसमें चूज़ करना था. आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय. और मैंने वो वाला रोड चूज़ किया जिसको बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया है. बहुत एक ऐसी रोड थी जो मेन स्ट्रीम नहीं है, लाइक डॉक्टर इंजीनियर वाली स्ट्रीम नहीं है जिसको सबने किया है. वो एक ऐसी स्ट्रीम है जिसको बहुत कम लोग चूज़ करते हैं. एंड दिस हैड मेड ऑल द डिफरेंस. और वही है पूरा रीज़न आज जो डिफरेंस आया है मेरे लाइफ में उसको आने का. वो अच्छा डिफरेंस भी हो सकता है अगर मैंने अपना ऑप्शन ठीक से चूज़ किया. वो बुरा भी हो सकता है अगर मैंने ऑप्शन चूज़ करने में गलती कर दी. ठीक है. सो इन दिस स्टैंजा देयर इज़ अनदर लिटरेरी डिवाइस यूज्ड कॉल्ड रेपिटेशन. आप देखोगे अगर इस स्टैंजा में एक रेपिटेशन यूज़ हुआ है, किया गया है, जो कि है दिस लाइन टू रोड्स डाइवर्ज इन वुड. ये वाली लाइन आपको याद हो तो हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ी थी. फर्स्ट स्टैंजा के बाद ये फोर्थ स्टैंजा में भी आ गई है, एक्सेप्ट वहाँ पर येलो वुड था और यहाँ पर वुड है, बट स्टिल ये उसमें काउंट होती है. ये हमारी रेपिटेशन है. ठीक है. ये रेपिटेशन एक नया लिटरेरी डिवाइस है. मैं चाहूँगी कि आप इसको नोट कर लो. ठीक है. अब नाउ आई वॉन्ट यू टू डू अ फॉलो अप, बिकॉज मुझे पता चलना चाहिए कि आपको ये पोएम समझ आई या नहीं. I want you to do some work in your rough notebooks only. पहला है आपको डिटेल्ड समरी लिखनी है इस पोएम की. आप ये पोएम ऑनलाइन भी निकाल सकते हो या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वीडियो से. डिटेल्ड समरी लिखोगे स्टैंजा वाइज. एक स्टैंजा की फर्स्ट स्टैंजा की समरी फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकेंड स्टैंजा की सेकेंड पैराग्राफ में, ऐसे करके. देन यू हैव टू जॉट डाउन द लिटरेरी डिवाइसेस. सारे लिटरेरी डिवाइसेस जॉट डाउन कर लो. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आंसर्स में लिटरेरी डिवाइसेस को इंक्लूड करो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो. डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं या आपको एक्स्ट्रा कुछ लगता है कोई वर्ड जो डिफ़िकल्ट है, उसका मीनिंग देखिए, उसका उस वर्ड को लिखिए, उसका मीनिंग देखिए, एंड ट्राई टू मेक अ गुड सेंटेंस आउट ऑफ इट. ओके. आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. Bye.